Hello students, in this video we'll discuss part 3 of chapter number 12, Composition and Structure of the Atmosphere. Students, I hope you'll have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with global warming. बेटा ग्लोबल वार्मिंग कोई न्यू वर्ड तो है नहीं आप लोगों के लिए. आप लोगों ने इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग पर ऐसे लिखे होंगे. साइंस में भी ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाया जाता है. एसएसटी में भी ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में. तो ये कोई न्यू वर्ड नहीं है आपके लिए. आपको एक रफ आइडिया तो होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ना. तो ये वाला पार्ट तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है. रिसेंट जो क्लाइमेट स्टडीज़ हुई हैं उनमें हमें पता चला है कि जो अर्थ का मीन टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. ठीक है, अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. और अर्थ के का जो टेम्परेचर है उसका जो राइज होना है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. हमने क्या कहा पहले सेंटेंस में कि भाई अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है. और राइज करने के फेनोमेना, टेम्परेचर बढ़ने के फेनोमेना को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो हीट को ट्रैप करके रख लेती हैं, उसे वापस जाने नहीं देती. इस वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ गई हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. और ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन बढ़ा रहे हैं बेटा? हम, आप, हमारी फैक्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़, ये सब इस ग्रीन हाउस गैसेस को, हमारे व्हीकल्स, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस को हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं. सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? बी ह्यूमन एक्टिविटीज़. हम खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. क्लियर है पैराग्राफ? रिसेंट स्टडीज़ बताती है हमें कि अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज करता जा रहा है. और राइज करने को ही हम, टेम्परेचर के राइज करने को ही हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ये क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या ज़्यादा हो गई है, ग्रीन हाउस गैसेस. क्लियर है? और ये ग्रीन हाउस गैसेस किसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही हैं? हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से. हम जो इतने सारे व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए. अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कि भाई इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है. तो सबसे बड़ा कारण जो है, जो हमने पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, वो यही है कि भाई ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन, डिप्लीशन. ये जो ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, वो एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग. हमने इस पार्ट 2 में, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 था उसमें डिस्कस किया. जब इस चैप्टर की प्रॉपर आप रीडिंग लोगे, जब उसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसमें से एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर. और उस स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कहाँ से आ रही होती है, सन से आ रही होती हैं. ठीक है, तो ओजोन लेयर है तो हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड है. कौन सी लेयर से? अल्ट्रावायलेट रेज से. पर क्योंकि ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती जा रही है, इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये डिप्लीट हो रही है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओजोन लेयर का डिप्लीशन किस में कंट्रीब्यूट करता है, ग्लोबल वार्मिंग में. ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना ही नहीं चाहिए बेटा, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. ठीक है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, पर कैंसर के लिए भी ये जिम्मेदार होती है. अगर ये पूरी लेयर ख़त्म हो जाए ना ओजोन, तो कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो कैंसर ना हो इसीलिए भी ओजोन लेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग ना हो इसलिए भी ओजोन लेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें अगर अपने आप को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना है तो किसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, ओजोन लेयर को. नेक्स्ट रीज़न हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉज हम पढ़ेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा इफेक्ट कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ग्रीन हाउस. बेटा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो रहा है कुछ गैसेस का. एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सम गैसेस, कुछ गैसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हम CFCs कहते हैं, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अर्थ के एनर्जी बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए और हमारी अर्थ के ऊपर हीट को बढ़ाने के लिए। समझ में आया? कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इनका बढ़ना किसको बढ़ाता है? अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है। ठीक है, ये गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी अर्थ के ऊपर एनर्जी बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए। अब बेटा जितनी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर हम ह्यूमंस का लाइफ स्टाइल जो है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका अनप्रेसिडेंटेड राइज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब इतने ग्रेट अमाउंट में हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जैसे कोल, पेट्रोलियम, डीजल वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ह्यूमन लाइफ स्टाइल जो है, इसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड राइज हो रहा है इन गैसेस का, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। दिस इज़ बिकॉज दे एक्ट इन लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जितनी भी गैसेस हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल पे काम करती हैं। दिस इज़ बिकॉज दे एक्ट इन लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल पे काम करती हैं। लाइक द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। किसकी तरह? ग्रीन हाउस ग्लास की तरह। आप लोगों ने कहीं ना कहीं टीवी में या कभी डिस्कवरी पे कहीं पर तो देखा ही होगा ग्रीन हाउस। ठीक है, वी हैव सीन आ ग्रीन हाउस विच इज़ कवर्ड विद ग्लास। हम लोगों ने ग्रीन हाउस देखा है जो किससे? इस तरीके से ग्लास का एक हाउस होता है और यहाँ पर प्लांट लगे होते हैं। देखा होगा ना, 6th या 7th क्लास में शायद आप लोगों ने प्रॉपर इमेज था बुक में देखा होगा। वी हैव सीन अ ग्रीन हाउस। हम सब ने ग्रीन हाउस देखा है जो किससे कवर्ड होता है? ग्लास से कवर्ड होता है। ये ग्लास अलाउ करता है सन रेज को कि वो पेनिट्रेट कर जाए, है ना, अंदर चली जाए इनटू ग्रीन हाउस में चले जाए, बट ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम ग्रीन हाउस। पर वापस से वो हीट को बाहर नहीं जाने देते। मतलब एक बार ग्लास से अंदर तो हीट आ जाएगी पर ग्लास से बाहर हीट नहीं जाती है एटमॉस्फेयर में, तो अंदर का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ होता है। अब बेटे देखो, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए कैसे हार्मफुल होती हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये वाटर वेपर ही हो गया, ये मीथेन ही हो गई, ये अलाउ करती हैं कि इसको इंफ्रारेड रेस को जो सन से निकलती हैं कि भाई जाओ अर्थ तक पहुंच जाओ। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ये अलाउ कर देती हैं इंफ्रारेड रेस को जो सन से निकल रही हैं टू पेनिट्रेट इनटू द अर्थ। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को कहती हैं जाओ धरती पे पहुंचो, गर्म कर दो धरती को। पर बट दीज गैसेस डू नॉट अलाउ द हीट रेडिएटेड बाय हीटेड अर्थ टू ईजिली डेसिपेट इनटू द स्पेस। देखो, एक बार इन्होंने एक बोल दिया जाओ अर्थ को गर्म करो, पर बेटा जब अर्थ को गर्म कर देती हैं ये रेस तो इन्हें वापस जाना चाहिए, पर हमारी ग्रीन हाउस गैसेज इन्हें ईजीली वापस जाने नहीं देती स्पेस में। समझ में आई? जैसे ये रही अर्थ, ये यहाँ पर हमारे क्या आ गई? इंफ्रारेड रेज आ गई। अब आ गई है तो भाई वापस भी तो जाओ, पर ये जो गैसेज है इन्हें यहीं पकड़ के रख लेती हैं, इन्हें वापस जाने ही नहीं देती। थस बाय प्रिवेंटिंग हीट रेस टू एस्केप, ये प्रिवेंट करती हैं हीट रेस को एस्केप करने ही नहीं देती, उन्हें रोक लेती हैं, आउटर स्पेस में जाने ही नहीं देती। द ग्रीन हाउस गैसेज ऐड टू द हीट। हमारे अर्थ सरफेस पे ऑलरेडी हीट है ही, और ये जो हीट वापस जा सकती थी इनको भी ग्रीन हाउस गैसेस ने पकड़ के रख लिया है, तो अब ये भी वापस नहीं जा रही, तो सोचो टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, ये क्या करती हैं? ये प्रिवेंट करती हैं। प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना। किसको रोकती हैं? हीट रेस को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? एस्केप इनटू आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में जाने ही नहीं देती, एस्केप नहीं होने देती। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ऐड करती हैं हीट को ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। और बेटा ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो क्या बताना कि टेम्परेचर का बढ़ना किसके कारण? ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन के कारण क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस
इफेक्ट, यहाँ पे 3 लाइनें लर्न कर लूँ। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द concentration of greenhouse gases is known as greenhouse effect। अच्छा, एक बात और याद रखो कि ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये कन्फाइन नहीं है किसी पर्टिकुलर रीज़न पे कि ये इंडिया को ही इम्पैक्ट करेगा, पाकिस्तान को ही इम्पैक्ट करेगा, या सऊदी अरेबिया को इम्पैक्ट करेगा, नॉर्थ अमेरिका को नहीं करेगा, साउथ अमेरिका को नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पूरी अर्थ सफ़र करेगी, भले ही वो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका हो चाहे तो ऑस्ट्रेलिया हो। अगर हमने इसको प्रॉपरली चेक नहीं किया, अनचेक छोड़ दिया और इन गैसेस का एक्यूमुलेशन ऐसे ही होता रहा इंडस्ट्रीज़ की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, तो ये हमारे टेम्परेचर में भी भारी भरकम चेंज ला सकते हैं, रेनफॉल पैटर्न को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसे चेक नहीं करेंगे और ये गैसेस एक्यूमुलेट होती रही, इंडस्ट्री से रिलीज़ होती रही, एग्रीकल्चर की वजह से ये बढ़ती गई, तो बेटा एक बार हम नहीं देखेंगे, अब तक देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर चेंज हो सकता है, रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं, सी लेवल राइज़ कर जाएगा। ठीक है, सी लेवल क्या कर जाएगा, राइज़ कर जाएगा। और जो छोटे आइलैंड्स हैं ना, जैसे मालदीव्स को तो कहा जाता था आज से 10-12 साल पहले कि आने वाले टाइम में ये डूब जाएगा। जब 2007-8 में हम कॉलेज पढ़ाते थे तो एक पूरी प्रॉपर केस स्टडी आई थी कि मालदीव्स डूब जाएगा, है ना, क्योंकि सी लेवल राइज़ कर जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है। आपने रियलाइज़ कर लिया है कि भाई पोटेंशियल डेंजर क्या हो सकता है इन गैसेस का, है ना। जब आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हो, मैं 9th क्लास में ही पढ़ा रही हूँ, तो सोचो कि दुनिया में क्या इसके ऊपर बातें नहीं हो रही होंगी, तो दुनिया में इसके ऊपर बातें हुई। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूज्ड द एक्सप्रेशन ग्लोबल वार्मिंग, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक्सप्रेशन का यूज़ किया है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। किसको अलर्ट करने के लिए, लोगों को, कि भाई इस ग्लोबल वार्मिंग के डेंजर बहुत हो सकते हैं। रेनफॉल पैटर्न चेंज हो सकता है, टेम्परेचर राइज़ कर सकता है, टेम्परेचर के राइज़ होने से फॉरेस्ट फायर हो सकती है, जो आइलैंड नेशंस हैं वो शिंक कर सकते हैं, डूब सकते हैं, और इसीलिए इतना भयंकर नाम लिया ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रही बात, किसने दिया ग्लोबल वार्मिंग नेम, UNEP। अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन को। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरिंग अवे ऑफ फॉरेस्ट। जब आप फॉरेस्ट को क्लियर करते हो, भले वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कर रहे हो, टाउनशिप डेवलप करने के लिए कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि भाई ये भी एक मेजर फैक्टर होता है ग्लोबल वार्मिंग का। क्लियरिंग अवे फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑन लार्ज स्केल। जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं लार्ज नंबर में, तो बहुत सारे डेंजर्स हम देखेंगे कि इनकी वजह से हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है। पोस्ट सेवरल डेंजर्स टू द लाइफ ऑन अर्थ। हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ेगा, किसका, पेड़ों के कटने का। ट्रीज़ बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं हम सब के लिए, क्योंकि ट्रीज़ किसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। एयर में जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे एब्जॉर्ब कौन करते हैं, ट्रीज़। हम सब ने पढ़ा है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ट्रीज़, अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं और हमें क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन। इवन ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे, हवा चलेगी तो जो टॉप सॉइल होगी वो उड़ जाएगी हवा के साथ। ठीक है, विंड ब्लो होगी तो जो टॉप सॉइल होगी, है ना। अगर देखो पेड़ होते हैं तो जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें, जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। पर अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो जब हवा चलेगी तो जो टॉप सॉइल होगी वो विंड के साथ उड़कर चली जाएगी, सॉइल इरोजन होगा। द डस्ट इन द एटमॉस्फेयर प्ले अ की रोल। और जो डस्ट होती है एटमॉस्फेयर में वो की रोल प्ले करती है। किसमें की रोल प्ले करती है बेटा, इन रिफ्लेक्टिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बैक टू द अर्थ। क्या करते हैं बेटा, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको वापस से अर्थ के ऊपर पहुंचाते हैं। इट मे कॉज एक्स्ट्रा कूलिंग एट नाइट। और इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, क्योंकि जो बेयर सॉइल होती है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है और गर्म भी जल्दी हो जाती है।
देन सॉइल कवर्ड विथ वेजिटेशन। अगर किसी ज़मीन पर पेड़ पौधे लगे होंगे तो वहाँ जो मिट्टी होगी, ज़मीन होगी बेटा, वो धीरे से ही गर्म होगी और धीरे से ही ठंडी होगी। पर बेयर लैंड जो होगी, जिसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है, वो जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी ठंडी हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो दिन में हमें परेशान देगी, ठंडी हो जाएगी तो रात में हमें परेशान करेगी। अब हम पढ़ेंगे बेटा इम्पैक्ट को। किसके इम्पैक्ट को? ग्लोबल वार्मिंग के। हम देखेंगे कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमें, हमारी अर्थ को, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को कैसे प्रभावित कर रही है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और अगर एक बार एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय होगा तो क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे। हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रहा है। पहले जहाँ बारिश नहीं होती थी, आजकल वहाँ बारिश हो रही है। ग्रेजुअल हम देख रहे हैं कि जो हमारी गर्मियाँ हैं वो और ज़्यादा गर्म होती जा रही हैं। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। जो सरफेस टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। और बेटा जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर था वो अप्रॉक्सीमेटली कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है? 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है। क्लियर है? तो जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है बाय अप्रॉक्सीमेटली 0.6 डिग्री सेल्सियस इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में टेम्परेचर कितने से बढ़ गया बेटा? मीन टेम्परेचर 0.6। जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो भी बढ़ रहा है बेटा। 1990 मतलब 1990 में ये टेम्परेचर कितना हुआ करता था? 1.4, पर 2100 में कितना हो जाएगा ये? 5.8 डिग्री सेल्सियस। 1990 का लेवल क्या है? 1990 में कितना हुआ करता था? 1.4। पर ऐसा मान रहे हैं हम कि आज हम 2024 में हैं, 80 साल बाद, आफ्टर 80 ईयर्स, ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा? कितने से बढ़ जाएगा? 5.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1990 में एवरेज टेम्परेचर क्या था? ये। पर 2100 में एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये। इफ़ द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, अगर हमने हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमें कुछ मेजर इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा राइज इन सी लेवल। लास्ट 100 ईयर्स में हमने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस रिजर्व है, जो हमारे फ्रेश वाटर का एक सोर्स है, वो आइस कंटिन्यूसली मेल्ट होती जा रही है और सी में मिलती जा रही है। ग्लेशियर जब पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, तो बेटा उनका पानी ओशन में आएगा। ओशन में आएगा तो ओशन जिसका लेवल, जैसे सपोज करो ये एक आइलैंड था, ठीक है, पानी यहाँ तक था, ठीक है, आइलैंड ऊपर था। पर जब ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट होके यहाँ पर पानी को कंट्रीब्यूट करती रहेंगी तो ओशन लेवल राइज कर जाएगा और हमारा बेचारा आइलैंड सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। और बेटा हमने देखा है कि जो सी लेवल है हमारा 10 to 25 सेंटीमीटर तक राइज कर गया है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। पिछले 100 सालों में हमने देखा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस रिजर्व था वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, और जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है। लगभग 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक सी लेवल राइज किया है। ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2100 तक जो ओशन है वो कितना राइज कर जाएगा? 2.5 to 6.5 फीट। बहुत ह्यूज बात है ये, ध्यान सुनो। अभी हम बोल रहे हैं कि 10 to 25 सेंटीमीटर बढ़ा है, ठीक है, लगभग 10 to 25 सेंटीमीटर बढ़ा है। पर हम 2100 तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फीट में बढ़ेगा। फीट समझ रहे हो? 2.5 से 6.5 फीट तक बढ़ सकता है। इट कैन। और बेटा जैसे जैसे ये वाटर लेवल राइज करता जाएगा, और अब तो यहाँ फीट में बात हो रही है, सेंटीमीटर छोड़ो, फीट में बात हो रही है, तो इसका बहुत ही डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा ह्यूमन हैबिटेशन पे। ठीक है, वो लोग जो सी कोस्ट के पास रह रहे हैं, सी कोस्ट किसको कहते हैं? जो हमारा ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है? सी कोस्ट। सी कोस्ट के पास जो पॉपुलेशन है वो एडवर्सली बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होगी इस सी राइज की वजह से। हमने देखा है कि हमारी जो 1/3 ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कोस्ट लाइन की 60 किलोमीटर तक ही रहती है। मतलब ये अगर कोस्ट लाइन है तो 60 किलोमीटर में आपको हमारी 1/3 पॉपुलेशन मिलेगी। और इंडिया की बात नहीं करें, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें कि ओवरऑल वर्ल्ड में 1/3 जो पॉपुलेशन है वो सी कोस्ट पर ही रहती है, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। बहुत सारे टाउन और जो सिटीज़ होंगे वो तो सबमर्ज कर जाएंगे, अंडर वाटर, पानी के अंदर डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे ना। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन चेंज। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? पानी का किसी भी रूप में नीचे आना, हेल हो, स्नोफॉल हो या रेनफॉल हो।
वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे ऐसे एटमॉस्फेयर गर्म होगा, हम देखेंगे कि जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। देखो हमने पढ़ा है पहले प्रीवियस क्लासेस में कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है, एयर में मिल जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता है ना, एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। While the tropopause warms up, the stratosphere will cool down. जब ट्रोपोस्फेयर गर्म हो गई तो स्ट्रेटोस्फेयर ठंडी हो जाएगी। इसकी वजह से हम देखेंगे वाइड स्प्रेड चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें रेनफॉल पैटर्न में, क्योंकि एयर मास मूवमेंट में आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, वाइड स्प्रेड चेंज आएगा रेनफॉल पैटर्न में ड्यू टू चेंज पैटर्न ऑफ एयर मास मूवमेंट। रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगी हायर लैटिट्यूड्स पे, है ना, समर में भी और विंटर में भी। तो बेटा हायर लैटिट्यूड्स पर मतलब हाइट पर तो आपको ठंडियों में गर्मियों में बारिश, दोनों ही सीज़न में बारिश मिलेगी, पर सदर्न और ईस्टर्न एशिया में गर्मियों में बारिश मिलेगी और वैसे भी मिलती ही है। हाउएवर विंटर रेनफॉल में डिक्रीज एट लोअर लैटिट्यूड्स, और लोअर लैटिट्यूड पे जो विंटर रेनफॉल होती थी वो और कम हो जाएगी। लोअर लैटिट्यूड पे मिलने वाली विंटर रेनफॉल कम हो जाएगी, हायर लैटिट्यूड पे बारिश ज़्यादा होने लग जाएगी, समर में भी होगी, विंटर में भी होगी, सदर्न और ईस्टर्न एशिया में भी गर्मियों में बारिश होगी। ये जो चेंजेस हैं जो रेनफॉल पैटर्न में आएंगे उसकी वजह से हम देखेंगे फ्लड आ जाएगी कुछ एरिया में सूखा पड़ जाएगा। मॉनसून फ्लडिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रेट कॉज, और हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में हर बार मॉनसून आता है, पानी लाता है, साथ में लाता है बाढ़, और बहुत सारे लोगों की लाइफ, एनिमल की लाइफ इसमें चली जाती है। हमारे इंडिया फ्लड प्रॉन है, बांग्लादेश फ्लड प्रॉन है, बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ फ्लड प्रॉन है, तो यहाँ पर फ्लडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम रेडिएशन इम्बैलेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो बैलेंस है कि भाई देखो अर्थ को कितनी रेडिएशन मिली और अर्थ से कितनी रेडिएशन गई, ये बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर रेडिएशन मिलती जाए और वापस जाए ना, यहीं रह जाए तो सोचो कितना नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सो इट इज़ द बैलेंस बिटवीन रेडिएशन कमिंग इनटू द एटमॉस्फेयर में आने वाली रेडिएशन और एटमॉस्फेयर से जाने वाली रेडिएशन। It is the balance between radiation coming into the atmosphere and radiation. अगर इस बैलेंस में कोई भी चेंज आए ना बेटा, कि बस एनर्जी रेडिएशन मिलती जा रही वापस नहीं जा रही है, या वापस चली जा रही, मिल नहीं पा रही हैं, कोई भी इसमें चेंज आए ना तो इससे लाइफ फॉर्म के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन सेंसिटिविटी, एडाप्टेबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द होल बायोस्फेरिक सिस्टम। पूरे बायोस्फेरिक सिस्टम में वल्नरेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, इस सब को इम्पैक्ट करेगा ये इम्बैलेंस, ठीक है। इसमें बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी, बहुत सारी स्पीशीज़ धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो क्या करती जाएंगी, शिफ्ट करती जाएंगी पोलवर्ड, है ना, टूवर्ड्स हाई एलिवेशन इन द माउंटेनियस एरियाज़। माउंटेनियस एरिया पे हाई एलिवेशन पे चली जाएंगी, पोल वर्ड शिफ्ट कर जाएंगी। सिंस ट्रीज़ आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ट्रीज़ भी बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंज में, तो हम देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसकी वजह से हमारे बेचारे पेड़ भी मारे जाएंगे। तो एन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के बढ़ने से लार्ज स्केल में हम देखेंगे ट्रीज़ की डेथ को, देयर रिप्लेसमेंट बाय स्क्रब वेजिटेशन, और हम देखेंगे कि जो हरे भरे फॉरेस्ट थे वो स्क्रब में चेंज हो जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे एनिमल्स पोलवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे, हाई एलिवेशन पे पहुंच जाएंगे माउंटेनियस एरिया में। फिर क्योंकि ट्रीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के टूवर्ड्स, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हम पाएंगे लार्ज स्केल डेथ ऑफ ट्रीज़, बहुत सारे ट्रीज़ मरेंगे, मतलब सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे और उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब वो रिप्लेस हो जाएंगे खुद से स्क्रब से। मतलब जहाँ हरे भरे जंगल थे बाद में क्या दिखाई देंगे, स्क्रब। बहुत सारी जो स्पीशीज़ होगी जो माइग्रेट नहीं कर पाएगी उसका तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारी स्पीशीज़ जो प्रॉपर जल्दी से फटाफट से माइग्रेट नहीं कर पाएगी, जो टेम्परेचर को ट्रैक नहीं कर पाएगी, वो डिसअपीयर हो जाएगी। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है कि एग्रीकल्चर
में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हमने देखा है कि कुछ रबी क्रॉप होती हैं, कुछ खरीफ क्रॉप होती हैं, किसी को ये इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी को इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। अब जब जैसे ही टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है फूड प्रोडक्शन पे भी बहुत ग्रेट इम्पैक्ट आएगा। क्लाइमेट चेंज विल ब्रिंग सब्सटेंशियल चेंज इन सीरियल प्रोडक्शन। क्लाइमेट चेंज की वजह से सीरियल प्रोडक्शन में भी चेंज देखने को मिलेंगे, स्पेशली ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स में जो सीरियल है वो डोमिनेट क्या है, फूड सोर्सेज हैं, और एग्रीकल्चर का मेन स्टे भी यही है, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, ज्वार, बाजरा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीरियल का प्रोडक्शन कम होगा तो हमें फूड शॉर्टेजेस देखने को मिलेगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा सब्सटेंशियल चेंज आया है सीरियल प्रोडक्शन में भी, और स्पेशली कहाँ पर, ट्रॉपिक्स में। जो ट्रॉपिक है वहाँ पर सीरियल डोमिनेट करती है फूड सोर्सेज को, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल फूल, झींगा, मछली हम ये ज़्यादा नहीं खाते हैं ना, हमें तो गेहूँ चावल दाल चाहिए। तो शॉर्टेजेस हमें सीरियल्स की भी देखने को मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे बेटा वाटर रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर बड़ी कंट्रोवर्सी है वाटर रिसोर्सेज को लेकर के। देखो, कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी तो आपने कहा कि यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होने लग जाएगी, तो बेटा जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होने लग जाएगी वहाँ पर पानी कंजर्व करके रख लो तो वाटर की तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। पर ऐसा नहीं है बेटा, जिस रेट से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है हमें वाटर शॉर्टेजेस को तो फेस करना ही पड़ेगा। देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर लाइकली इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी कि भाई क्या इम्पैक्ट आएगा वाटर रिसोर्सेज पे, पर फिर भी हम सब इस बात पे तो एग्री होते ही हैं कि जो ग्लोबल फ्रेश वाटर की कंडीशन है वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जिस रेशो में बढ़ रही है ना बेटा, इतने लोगों को पानी पिलाना किसी के बस की बात नहीं है ना। तो वाटर शॉर्टेजेस तो आएगी ही आएगी। तो जो फ्रेश वाटर कंडीशन है वो वर्सन होता जा रहा है, मोर ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर देन ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, पर पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है। बीमारियाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, कम होगा, जहाँ नहीं हो रहा था वहाँ होगा, जहाँ हो रहा था वहाँ नहीं होगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर रहेंगे जिनकी वजह से हमें बीमारियाँ देखने को मिलेगी। मलेरिया जो डिसअपियर हो गया था, है ना, अब वो हमें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मलेरिया, डेंगू के केसेस हमने देखे हैं कि इसी ईयर में कितने ज़्यादा हुए हैं। मलेरिया से भी लोग सफ़र कर रहे हैं, डेंगू से सफ़र कर रहे हैं। तो मलेरिया जो पहले डिसअपियर, लगभग ऐसे था कि नहीं अब नहीं होगा, ये मलेरिया वापस से आ रहा है, डेंगू वापस से आया है। तो ऐसी बहुत सारे जो बीमारियाँ वो वापस आ रही हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। The earth in the past has had several phases of warm climates followed by ice ages. बेटा ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार होगा, पहले भी ऐसा हुआ है कि हमने सेवरल फेसेस देखे हैं वार्म क्लाइमेट के, है ना, किसके बाद, आइस एजेस के बाद। पास्ट में ये जो चेंजेस होते थे ये सेवरल 1000 ईयर्स में होते थे, ठीक है, पर अब फ्यू डिकेड्स में हो रहे हैं, फ्यू सेंचुरीज़ में हो रहे हैं। पहले जो हज़ारों सालों में चेंजेस होते थे अब आपको 10 सालों में, 100 साल में देखने को मिल रहे हैं। फर्दर ड्यूरिंग सच चेंजेस इन द पास्ट, पहले जब ये चेंजेस हुआ करते थे तो लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज़ बदल जाते थे। तो ऑब्वियसली बात है अब जब ये चेंजेस होंगे तो भी इन सब में चेंजेस आएंगे। तो वी कैन एक्सपेक्ट सच चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन अ फ्यू सेंचुरीज़। अब हम लाइफ फॉर्म में, लैंड फॉर्म में, वाटर बॉडीज़ में चेंजेस देखेंगे फ्यू सेंचुरीज़ में, डिकेड्स में, अगर हमने हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो।